हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ। बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पर आपका ये प्री बोर्ड का पेपर आएगा, जो कि आपका 23 दिसंबर को है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य इसके निर्देश कि कैसा इसका पैटर्न आएगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सेम ऐसा ही पैटर्न आएगा। मैंने इकोनॉमिक्स का बनाया था, आपने देखा हो तो सेम उसी तरह पैटर्न आता। आपको पता है कि आपका पैटर्न बदल चुका है, प्री बोर्ड का जो पैटर्न है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्या कह रहे हैं ये सामान्य निर्देश में। देखिए, इसमें निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उनका पालन भी करना है। पेपर करने से पहले आपको इनको पढ़ना चाहिए, तभी आपको पता लगता है कि क्या है इस पेपर में। इसमें कुल 40 प्रश्न है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, खंड ए, खंड ब और खंड स। खंड ए में योग्यता आधारित प्रश्न है, यानी कि सीधे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, 1 मार्क्स एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। योग्यता आधारित आपकी प्रश्न है। 1 से 6 एक अंकीय अति लघु रात्रि प्रश्न है और 7 से 11 अभिकथन और कारण वाले अंकीय प्रश्न है। आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में कि आपके अभिकथन और कारण वाले ज़्यादा प्रश्न आने लग गए, जिससे कि आपकी जो तर्क वितर्क करने की क्षमता है उसमें वृद्धि करती है। इसलिए जानबूझकर सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन डालती है। और आगे है कि 12 से 13 स्रोत आधारित प्रश्न है। स्रोत आधारित का मतलब है कि आपको गद्यांश दे दिया होगा केस स्टडी वाले, और कोई गद्यांश होगा, कोई चित्र होगा, उससे आपको देखकर बताना होगा। और जो 14 है वो मानचित्र आधारित प्रश्न 4 अंक है, ये भी 4 नंबर का है। आपको आपकी बार क्या कर रखा है कि सीधा मानचित्र दे दिया होगा, उसके नीचे 4 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे और फिर उसमें से आपको आंसर देने होंगे। तो फिर खंड ब आ जाता है। इसमें हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 15 से 30 तक एक अंकीय प्रश्न है। और फिर खंड से आ जाएगा कि इसमें लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 31 से 33 तक 2 अंकीय प्रश्न है और 34 से 36 तक 4 अंकीय प्रश्न है और 37 एक कार्टून आधारित प्रश्न है। एक कोई किसी का भी चित्र दे दिया होगा, फिर उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा। और फिर 38 से 40 तक 6 अंकीय प्रश्न, ये 6 नंबर के होंगे। 6 इंटू 3, ये 3 18 के होंगे। तो अब हम इस पार्ट में हम ये 2 सेक्शन है आपके, खंड ए और खंड ब, ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे। खंड छ जो है आपका वो सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। और क्वेश्चन पढ़ते ही आप अपने आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपका पता चल जाएगा आपको कितना आता है, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, खंड ए में है योग्यता आधारित प्रश्न। पहला ही प्रश्न देखिए, फर्स्ट जो सेकंड आपका चैप्टर है उसी से आ गया कि दो ध्रुवता से आप क्या अभिप्राय है। आपने पढ़ा होगा कि एक अमेरिकी गुट था और एक सोवियत गुट था, और उन्हीं को दो ध्रुवता कहा जाता था। और क्योंकि उनके बीच शीत युद्ध चल रहा था, इसलिए उन्हें दो बड़ी शक्ति कहा गया। विश्व की दो बड़ी शक्ति थी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे नाटो भी कहा जाता है। अब अथवा में दे रखा है, अगर आपको ये नहीं करना तो ये कर लीजिए कि बर्लिन की दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक थी। देखिए, आपको पता है कि 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई थी। और इससे क्या होता है कि शीत युद्ध खत्म हो गया था, क्योंकि बर्लिन की दीवार की वजह से जो पूर्वी खेमे के जो लोग थे और पश्चिमी खेमे के जो लोग थे, उनमें मतलब वो हो रहे थे, दोनों एक दूसरे से मतलब इतना जलते थे, क्योंकि एक बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और समाजवादी दोनों गुटों का प्रतीक थी, इसलिए वो टूट गई। तो पूरा जो जर्मनी थी, पूरी जर्मनी वो एक हो गई। और इससे ये माना जाता है कि उसके टूटने के बाद ही फिर शीत युद्ध का अंत हो गया। तो ये बताना कि शीत युद्ध का अंत थी इसका प्रतीक। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जहां अभी हाल ही में आर्थिक आपातकाल हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन आपका कोई बुक से नहीं है, ये करंट न्यूज़ से है। अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो आपको पता है कि जो श्रीलंका है वो चाइना के कर्ज के नीचे दब गया, और इतना ज़्यादा वहाँ पे कर्ज बढ़ा गया, तो वहाँ पे आर्थिक आपातकाल लगा दिया गया है वहाँ पे। और ये आपको न्यूज़ से मतलब न्यूज़ से ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको न्यूज़ सुनते रहना चाहिए। करंट न्यूज़ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार पॉलिटिकल में। क्वेश्चन थर्ड है कि दक्षेस की स्थापना। दक्षेस का मतलब है जो सार्क कंट्रीज है, जिसमें भारत भी शामिल है, इसकी स्थापना कब हुई थी। और इसका आपका पूरा नाम भी पता होना चाहिए। साउथ एशिया एशियन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? काठमांडू, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय काठमांडू में, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और फोर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी?
ये 24 अक्टूबर 1945 में। और देखिए 6 दिन बाद ही भारत इसमें शामिल हो गया था, 30 अक्टूबर को। तो ये आपको पता होनी चाहिए फैक्ट्स, क्योंकि इसकी जगह ये भी पूछ सकता है कि भारत कब शामिल हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ में। क्वेश्चन 5 हम देखते हैं कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। तो देखिए सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। और क्वेश्चन 6 हम देखें कि भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की थी। तो 1953 में की थी, क्योंकि 1952 में एक नेता थे पोटी श्रीरामुलु, उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि उन्होंने भूख हड़ताल की थी इसी वजह से, क्योंकि उन्हें ये उनकी ये मांग थी कि भाषा के आधार पर मतलब राज्य बनाया जाए, एक आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बनाया जाए। तो ये आपको बताना है कब हुई थी, 1953 में। और अथवा में दे रखा है, आप अगर आपको ये नहीं करना है ऊपर वाला, तो ये कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के दौरान किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी। तो बताना आपको पोटी श्रीरामुलु, इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की थी, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब प्रश्न 7 और 11 स्रोत मतलब कथन और अभिकथन वाले प्रश्न है। इसमें आपको दो दे रखे होंगे, एक तो अभिकथन और एक कारण दे रखा होगा। इसमें से आपको बताना है कि यह दोनों सही है या दोनों ही गलत है, एक सही है एक गलत है, या दोनों सही है और सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है, ये भी आपको बताना है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो सबसे पहले आपको मतलब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है ये अभिकथन और कारण। ये जल्दी वाले क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको पढ़कर इस पर आपको विचार भी करना होता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए। कि अरब स्प्रिंग क्रांति एक ऐसी लहर थी जिसने धरना, विरोध प्रदर्शन तथा दंगा और सशस्त्र संघर्ष की बदौलत पूरे अरब जगत के संघ समूचे विश्व को हिलाकर रख दिया था। आपको पता है कि अरब स्प्रिंग क्रांति हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने एक आंदोलन चला दिया था, वहाँ के मतलब अत्याचार हो रहा था उन पर, सरकार के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन चला दिया था। इससे पूरे विश्व का ध्यान उन पर चला गया था, यानी पूरे विश्व में सिर्फ अरब स्प्रिंग क्रांति थी उस टाइम। और ये कब चली थी, 2009 में चली थी, आपको ये भी याद रखनी है। और ये पिछली बार आपकी आ भी चुकी है मिड टर्म में। और सेकंड दे रखा है कि कथन, अरब क्रांति ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। तो ये भी बताना है कि दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता, ये भी आपको बताना है। अब अथवा में भी दे रखा है इसका कि रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का स्थान मिला। हाँ, इसमें मिला था क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो फिर रूस ही उसका प्रमुख सदस्य था, और सुरक्षा परिषद में भी रूस को वीटो पावर मिली हुई है। और रूस को सोवियत संघ के उत्तराधिकारी देश के तौर पर मान्यता दी गई। देखिए दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी की करता है ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब 8 देखते हैं हम कि पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों को निपटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि उससे पहले एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया था जो कि इस युद्ध को नहीं रोक पाया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया था, इसलिए फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की बात हुई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, दोनों ही कथन सही है और ये व्याख्या करता है, इसे आप ध्यान से पढ़ लेना और इस पेपर को सोल्व करने की कोशिश करना। और जरूरी नहीं कि आप इसमें जो आंसर लिखे हों ये कभी कथन वाले ये तो आप सही दे सकते हैं, लेकिन आगे वाले जो आंसर इसमें लिखे हों वो आप मतलब आप वैसे ही दो, अपनी तरफ से भी आप दे सकते हैं, लेकिन सही होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कहानी बता दें। 9th देखते हैं हम कि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का लंबा इतिहास है, ये भी सही हो जाएगा। आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर 1980 के दशक के बाद राजनीतिक स्तर पर चिंतन मंथन शुरू हुआ। चिंतन मंथन का मतलब है विचार शुरू हुआ। तो देखिए सेकंड गलत हो जाएगा, क्योंकि 1980 के दशक में शुरू नहीं हुआ था, उसके बाद से शुरू किया गया। ये तो अब जाके शुरू किया गया जब ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए अब ज्यादा विकसित देशों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया है, वरना पहले तो वो देश विकास करते जा रहे थे लेकिन पर्यावरण पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है। अब 10वां देखते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। देखिए ये सबको पता है, ये कोई बिना इसमें बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं थी कि जिस 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कथन। और लगभग 200 वर्षों के लंबे समय तक संघर्ष तथा त्याग बलिदान के परिणाम स्वरूप भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी, और दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें आपको ये भी नहीं थी कि जिसने बुक नहीं पढ़ी हो वो भी इसका आंसर नहीं दे सकता, बस थोड़ी कॉमन सेंस की आपकी ज़रूरत थी कि ये आपको पता होगा कि कब भारत आज़ाद हुआ था और कितने वर्षों के बाद आज़ाद हुआ था। 11 देखते हैं हम कि भारत में भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विभिन्नता पाई जाती है। हाँ ये सही है, यहाँ पर भौगोलिक विशेषता भी है,
कहीं का वातावरण अलग है, संस्कृति कहीं की संस्कृति अलग है। आप केरल की अलग देखते हैं, जम्मू कश्मीर की अलग देखते हैं। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग राज्य की धार्मिक विभिन्नता पाई जाती है, मतलब अलग अलग धर्म के यहाँ पर लोग रहते हैं। सेकंड देखते हैं हम कि धार्मिक विविधताओं का देश है, यहाँ भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठना स्वाभाविक है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही इसका करता है। अब हम देखते हैं जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं, जिसे स्रोत आधारित प्रश्न भी कहा जाता है। गद्यांश आप पढ़ लेना, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? आपको पता है कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, और फिर भारत और बिना भारत तैयारी के ही भारत ने भी फिर युद्ध कर लिया था चाइना के साथ, लेकिन इसमें भारत को पराजय हाथ लगी थी। तो ये भी आपको पता होगा कि 1962 में हुआ था भारत और चीन का युद्ध। सेकंड है कि चीन के राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन कब हुआ? तो ये 1970 के दशक में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, दशक का मतलब है 10 साल, तो 1970 के दशक का मतलब है 1960 से लेकर 1970 का जो मध्य का जो काल है, उसे 1970 का दशक कहा जाता है। अब 1950 से 60 का होगा तो 1960 का दशक। ऐसे ही 10 साल का जो अंतर होता है उसे दशक कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी आप इसमें कंफ्यूज होंगे दशक का क्या होता है। देखिए, दशक का मतलब 10 साल, शताब्दी का मतलब होता है 100 साल। और थर्ड है इसी में कि भारत चीन युद्ध के समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे? तो देखिए, इस समय तो वीके कृष्णा मेनन थे, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो मतलब प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री भी थे, लेकिन वो 1959 तक ही थे। उसके बाद से जो वीके कृष्णा मेनन है उनको बना दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फोर्थ है कि 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध कब बहाल हुए? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है पहला, तो 1976 को हुए थे, 1976 के बाद हुए थे। तो ये भी आपको बताना है। और ये अब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इसमें अपने आप अंदाजा लग जाएगा। देखिए, इसमें बता भी रखा है 1976, इसलिए गद्यांश में आपको आंसर मिल जाएंगे इसके सबके। 13 देखते हैं, इसमें भी गद्यांश आप पढ़ लेना। हम देखते हैं अंतरिम सरकार का कार्यकाल क्या था। तो आपको पता है कि अंतरिम सरकार का मतलब है आजादी के बाद ये थोड़ी ना कि तुरंत ही चुनाव हो जाए, इसलिए चुनाव नहीं होते, बस ऐसे ही सरकार बना दी गई थी कि भाई तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम रक्षा मंत्री बन जाओ, तुम कानून मंत्री बन जाओ, तुम गृह मंत्री बन जाओ, ऐसे मतलब बन गई थी सरकार बिना चुनाव के ही। तो उसे अंतरिम सरकार कहा गया। ये कब तक रही? ये 1947 से 52 तक रही, क्योंकि आपको पता है कि 1950 में योजना आयोग बना था, और 1951-52 में चुनाव हुए थे, और 52 तक फिर रिजल्ट आ पाया था, इसलिए 1952 तक रही थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड देखते हैं कि देसी रियासतों रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? ये बार बार नाम आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष भी इसलिए कहा जाता है, इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी देसी रियासतों को मिलाने में। थर्ड इसमें कि आज़ादी के समय भारत की देसी रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? आपने बुक में पढ़ी होगी, 565 थी देसी रजवाड़ों की संख्या। और फोर्थ देखते हैं कि अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो ये आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। तो ये आपका 13 तक क्वेश्चन सारे वो हो गए खत्म। अब 14 देखते हैं हम। दिए गए मानचित्र का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखिए। देखिए, आपको मानचित्र से ही सारे आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए, पहले 3 आम चुनाव में लोकसभा में कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर थी? आपको पता है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें मिलती थी, पहले स्थान पर कांग्रेस थी, लेकिन दूसरे स्थान पर आपको बताना है, दूसरे स्थान पर जो पार्टी थी वो सीपीआई थी। आपने देखा होगा सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये दूसरे स्थान पर थी, क्योंकि केवल जो केरल राज्य है, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, केवल यहाँ पर इसने सरकार बनाई थी। फिर भी ये देख ले, दूसरे नंबर पे थी ये। बाकी आपको दिख रहा होगा बाकी सारा ब्राउन सा है और यही ब्लैक है, और इसलिए ये दूसरे नंबर पर मानी जाती है सीपीआई। आपने बुक में भी ये पढ़ा होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रथम आम चुनाव में कितनी सीटें मिली थी? ये भी आपको बताना है कि प्रथम आम चुनाव जो हुए थे 1951-52 में, उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो ये 364 सीटें मिली थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसमें दे रखा होगा। हाँ, ये आपने छोटा सा यहाँ पे देख रहा है, ये इसमें सही नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे 364 लिखा है, यहाँ पे 371 लिखा है, यहाँ पे 301 लिखा हुआ है। तो ये इसमें ही दे रखा है मैप में ही। ये आपको सारे आंसर इसी में से मिलेंगे मैप में। बस आपको थोड़े कॉमन सेंस की जरूरत है। भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? देखिए, भारत 5 साल में चुनाव होते हैं, आपको पता है।
जब 1951 52 में चुनाव माना जाता है तो 1957 में दूसरा चुनाव हुआ होगा, सीधी सी बात है। फोर देखिए कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, तो कुल उस टाइम पे 489 सीटें थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारा खंड ब आता है। खंड ए हमने कंप्लीट कर लिया। खंड ब में हम देखते हैं 15 क्वेश्चन कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो हमारी सोवियत अर्थव्यवस्था थी उसमें कौन सा कथन गलत है, तो देखिए इसमें पहला भी कथन सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन जो जनता को आर्थिक आज़ादी थी वहाँ पर जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी, ये कथन इसमें गलत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 16 हम इसमें अथवा भी दे रखा है कि सोवियत संघ में प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और अभी भी आप रशिया देखें तो वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी ही है। चाइना, रसिया, इन देशों में मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ही है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब है कि केवल एक ही व्यक्ति का वहाँ पे शासन है, तो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे। और 16 हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दक्षिण एशिया के बारे में पहला है कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। देखिए ये गलत बात है। कहीं पे दक्षिण एशिया जो मतलब दक्षिण एशिया में सारे देश आते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया जाता है, ये सारे देश आते हैं। तो इनमें क्या एक ही प्रणाली है? ये नहीं है, क्योंकि किसी में लोकतंत्र है, किसी में मतलब संवैधानिक लोकतंत्र है, किसी में राजतंत्र भी है, और किसी में अलग अलग पार्टी है। तो ये पहला कथन ही इसमें गलत हो जाएगा कि अगर आपने पहला कथन आप पढ़ लेते तो पहला कथन आपको पता चल जाएगा ये गलत है। बाकी सारे इसमें सही दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना। और अथवा में दे रखा है कि सार्क की स्थापना किस देश में हुई थी। देखिए स्थापना बांग्लादेश में हुई थी और 1985 में माने जाते हैं, ये भी आपको स्टार्ट में आपने देखा होगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 मार्क्स की क्वेश्चन है ये ऐसे वाले। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताइए। तो देखिए यूरोपीय संघ एक बनाया गया था, यूरोप के जो देशों थे जो आज मतलब सोवियत संघ से टूटकर अलग हुए थे, उन्होंने एक संघ बनाया था यूरोपीय संघ। इसकी जो मुद्रा का नाम है वो यूरो है, क्योंकि आपको पता है कि रूबल रसिया की हो गई और रुपया इंडिया का हो गया और डॉलर अमेरिका का हो गया, तो जो यूरो बची है वो यूरोप की हो गई, यूरोप के देशों की, यूरोपीय संघ की। और अथवा में इसमें दे रखा है कि अमेरिका ने किस योजना के अंतर्गत यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मदद की। तो उसमें मार्शल योजना आ जाएगा, क्योंकि आपने बुक में भी पढ़ा है, जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा किसी योजना के तहत की थी, मार्शल योजना के तहत। बाकी इसमें कोई भी योजना आपको मैच नहीं कर रही होगी, बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी इसमें। 18 हम देखते हैं कि आसियान एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले में देखता है। अब देखिए सुरक्षा के मामले देखता है तो कैसा समुदाय होगा? सुरक्षा समुदाय होगा। अगर आर्थिक स्थिति को देखता है तो आर्थिक समुदाय हो गया, सामाजिक स्थिति को देखता है तो सामाजिक समुदाय हो गया, और संस्कृति को देखता है तो सांस्कृतिक समुदाय हो गया। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के बारे में पूछा गया है, इसलिए सुरक्षा समुदाय हो जाएगा। अथवा में दे रखा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। देखिए पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, तो काठमांडू नेपाल में है। और ब्रिक्स की स्थापना किस देश में हुई थी? तो ये रशिया में हुई थी। आपको पता है कि ब्रिक्स 5 देशों का सदस्य है। आपको कमेंट में बताना है कि रूस के अलावा कौन सी और 4 देश है जो ब्रिक्स में शामिल है। एलओसी किन देशों के बीच है? एलओसी तो ये भी आपको बताना है। एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एलओसी मतलब एक सीमा बनाई गई है। और 21 देखते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किस देश को जून 2020 में सुरक्षा परिषद में अस्थायी अध्यक्षता प्राप्त थी? तो ये भारत था, क्योंकि आपको पता है कि 5 स्थायी सदस्य थे, लेकिन जो अस्थायी होते हैं उनको हर 2 साल में हटा दिया जाता है, और हर 2 साल में मतलब अलग अलग देशों को मिलती रहती है, लेकिन 2020 में भारत को मिली थी। ये एक तथ्य है इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए। 22 हम देखते हैं कि निम्नलिखित को सम्मिलित आपको करना है। देखिए 1948 में मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी, और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, आपको पता है। तो जो 19 फरवरी 1945 है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो माल्टा सम्मेलन हुआ था ये हुआ था, और अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर हुआ था। तो इसमें आप जो खंड आपको ख वाला आंसर है वो सही हो जाएगा इसमें। 23 हम देखते हैं कि विश्व में लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना तथा महामारियों आदि का उन्मूलन करना किसका कार्य है? ये आपको पता है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है? पूरे विश्व में जो महामारियां फैलती है उनकी देख रेख करता है। स्वास्थ्य में जो विश्व में जो मतलब अस्वस्थ लोग हैं उन पर ध्यान देता है, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित ये संगठन है। तो इसमें पूछ लिया गया है, इसमें ऑप्शन आपको WHO बताना है
क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित आपको पूछा गया है इसमें। फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, मुख्यालय भी आपको पता होनी चाहिए, जेनेवा में। इसमें इसका मुख्यालय शायद स्विट्जरलैंड में है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लेना है उस WHO का। 24 हम देखते हैं कि सुरक्षा के खतरे का नया स्रोत, जिसमें वे लोग राजनीतिक हिंसा करते हैं जिनका निशाना नागरिक होते हैं, वे समाज में दहशत फैलाते हैं, तो वो आतंकवादी होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हिंसा फैलाते हैं वो आतंकवादी हो सकते हैं। सुरक्षाकर्मी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, समाजवादी भी नहीं हो सकते, और को नहीं, तो आतंकवादी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 11 सितंबर 2001 को आतंकी हमला हुआ था, तो ये अमेरिका में हुआ था, जो वहाँ का इसे 9/11 की मतलब वो भी माना जाता है। 2001 को आतंकी हमला हुआ था, जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड मतलब टावर है, वहाँ पर एरोप्लेन को टकरा दिया गया था। तो ये हमला अमेरिका में हुआ था, आपको ध्यान रखना है ये वाली ये बात, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम में, हो सकता है सीधे इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए। पृथ्वी सम्मेलन किस देश में होता है? तो देखिए ब्राजील का जो रियो डी जेनेरियो है, आपको पता है 1992 में वहाँ पर सम्मेलन हुआ था। तो ब्राजील देश का नाम पूछा गया तो आपको ब्राजील बताना है। जगह का नाम पूछ लिया जाए तो आपको रियो डी जेनेरियो आपको नाम पता होना चाहिए। संपूर्ण विश्व के लोग मिलकर एक समाज का निर्माण करें तथा एक साथ काम करें, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, और आजकल यही हो रहा है। सारे विश्व के जितने भी देश है वो एक साथ मिलकर व्यापार करते हैं, साथ मिलकर किसी भी चीज पर चर्चा करते हैं, मतलब एकजुट हो गए हैं सारे देश, तो उसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। और इसमें आपको ये भी तथ्य लग रहा होगा कि वैश्विक सहयोग की प्रक्रिया काफी हद तक लग रहा होगा, लेकिन देखिए 50-60% ये आंसर ये भी सही हो सकता है, 50% 50 का हो सकता है चांस, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा है वैश्वीकरण की प्रक्रिया, तो आपको एग्जाम में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ही करना है, ये पूछ लिया जाए, क्योंकि हमें बुक की तरफ चलना है, अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है। संविधान सभा में 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, आपको पता है, ये तो आपने पढ़ा होगा कि जो सेकंड आर की बुक है उसका फर्स्ट ही चैप्टर में पहले ही पेज पे दे रखा है कि ये भाषण जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने दिया था मध्य रात्रि को, ये आपको पता होनी चाहिए, 1 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है। और मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? लाल डेंगा थे। देखिए मिजो ये आसाम से संबंधित था, तो ये क्षेत्रीय आशंका वाले जो चैप्टर आपका क्षेत्रीय आकांक्षा वाले उनसे बनाया गया। आपने वीडियो नहीं देखे तो मैंने सारे चैप्टर की वीडियो बना रखी है, देख लेना, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए आप पेपर ही सोल्व कीजिए जितना हो सके। नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने लागू की थी? तो देखिए PV नरसिम्हा राव थी, ये 1991 में प्रधानमंत्री बने थे और 1995 तक रहे थे, 4 साल, 1996 तक रहे थे, 5 साल तक रहे थे। और इन्होंने नई आर्थिक नीति की वो की थी, मतलब शुरुआत की थी, नई आर्थिक नीति लागू की थी भारत में, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। सेकंड पार्ट में हम जो खंड 6 वाला है, इसमें आपके जो लॉन्ग टाइप के और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे इसमें, इसलिए आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास जैसे मैं वीडियो 2 की लिंक डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और कल तक आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आप चेक करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।